friends, today we are going to start with a new topic, that is the concept of representation. In last lecture we studied about the government, types of government and all, and types of system, governmental system, इन सब के बारे में पढ़ा था. In this chapter we are going to speak about the concept of representation. We use the term representative to describe our members of parliament or the members of state assembly. यहाँ पे अपन ये term representative कब use करते हैं? We use to describe members of parliament or the members of the state assembly. We also use the term to describe our municipal corporation और पंचायत members. अब ये representative अपन किसके लिए use करते हैं? Not only members of the parliament or assembly but also for the पंचायत members or for the corporators. ये लेकिन सब क्या है? These are all our representatives. The concept of representative is important in a democracy. अभी जो concept है representation का, it plays a very important role in the democratic system. What do you mean by representative? Who are they? How do they become representative? In this chapter, we will study the concept of representative in a democratic country. Now, अभी representative का meaning क्या है? कौन है वो? क्या काम करते हैं? उनको representative क्यों बोल रहे हैं? ये सारे concept जो है representative को लेके, this all concept will be clear in this chapter. Now, what is representation? Today in democracy, people elect individual from among themselves to govern themselves. See, democratic system यानी क्या? People क्या करते हैं? They elect an individual. वो अपने जितने भी आसपास के लोग रहते हैं उसमें से किसी एक को चुनते हैं, उसको जिता के लाते हैं, राइट? किसके लिए? ताकि वो रिप्रेजेंट, so that he represent that people, those people, right? आज आपने यहाँ पे क्या है? चांसलर है, वो क्या करता है? म्यूनसिपल काउंसिलर क्या करता है? ही रिप्रेजेंटर्स पूरा रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, अपने यहाँ पे कॉरपोरेटर अलग है. कॉरपोरेटर क्या करता है? वो उतना एरिया रिप्रेजेंट करता है, राइट? क्यों? ताकि वो अपनी मुसीबतें समझ सके, अपनी मुसीबतें आगे तक लेके जा सके एंड अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. सो टुडे इन अ डेमोक्रेसी people elect individual from among themselves to govern themselves. They are called representatives. Political system where this happens are known by the term indirect democracy. अभी political system में जहाँ पे ये ऐसा होता है, जहाँ पे representative select होते हैं, वो term को बोलते हैं indirect democracy. This is so because people do not conduct their own affairs but rather enters this task to some other who is known as representative. अच्छा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों बोला है अपन ने? यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक हर कोई अपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाता है क्या गवर्नमेंट के पास? हाँ, नहीं. अपन टॉप लेवल पे हर इंडिविजुअल लेवल पर से जा सकते हैं क्या गवर्नमेंट के पास? नहीं. अपन क्या करते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं और उसको अपन जाके बोलते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम आगे तक लेके जाता है. तो ये जो प्रोसेस है, लाइक दिस इज सो बिकॉज अपन वी डू नॉट कंडक्ट देयर ओन अफेयर्स बट रैदर एंटर्स दिस टास्क टू समवन अदर हु इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव. हर कोई टास्क, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो अपन खुद सॉल्व नहीं करते. उसके लिए अपन किसको बनाते हैं? अपन ये एक टास्क किसी एक इंसान को देते हैं जिसको अपन सिलेक्ट करके लाते हैं, जिसके ऊपर अपने को भरोसा है, एंड ही इज नन अदर देन द रिप्रेजेंटेटिव. सी, अपने कॉलेज में भी ऐसा ही है ना, लाइक सपोज एक सम टीचर इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ 12th स्टैंडर्ड. तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी इश्यूज है, वो आप मेरे को बोलोगे. इफ आई कैन सॉल्व आई विल सॉल्व, राइट? अदरवाइज व्हाट विल हैपन? आई विल रिप्रेजेंट होल योर क्लास टू द ऑन बिहाफ ऑफ यू. आई विल रिप्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट, राइट? अभी गवर्नमेंट में कैसा होता है? ऐसे होता है ना, लाइक कॉर्पोरेटर को अपनी प्रॉब्लम जाके बोलते हैं. कॉर्पोरेटर किसको बोलता है? काउंसिलर को बोलता है. काउंसिलर आगे स्टेट असेंबली में लेके जाता है, राइट? एंड देन इट गोज ऑन. बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल गवर्न देमसेल्फ. अच्छा,
एक वक्त ऐसा भी था जब लोग खुद का खुद सब करते थे. Political system where such an arrangement prevailed as described today as direct democracies. आज पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो गया, अपन ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है. टुडे वी कॉल्ड इट एज अ डायरेक्ट डेमोक्रेटिस. सिटी स्टेट्स इन एंशियंट ग्रीसिस, एथेंस फॉर इंस्टेंस वेर डायरेक्ट डेमोक्रेसीज. अभी ये जो ग्रीक सिटीज थे, एंशियंट ग्रीक, एथेंस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसीज थी. देयर इज अ एविडेंस ऑफ सिमिलर अरेंजमेंट प्रिवेलिंग इन एंशियंट इंडिया. अब ऐसा ही अरेंजमेंट अपने को इंडिया में भी दिखा था, एंशियंट इंडिया में. बट नॉट मेनी डिटेल्स आर अवेलेबल एज येट. बट एक ऐसा अरेंजमेंट इंडिया में भी दिखा था, बट उसके बहुत ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल उसके बारे में कैसा चलता था, क्या चलता था, नो वन नोज अबाउट इट. It must be noted that such system did not give the right to govern to all individual. अब इस सिस्टम में क्या था, it should be noted that इस सिस्टम में right to govern हर to all individual नहीं मिलता था. Women and poor are generally excluded. मतलब इसमें गवर्न कौन करता था, खाली बड़े लोग और जेंट्स करते थे. Poor and general poor people and women, they were excluded. Direct democracy prevailed in political units which had a limited geographical area and small population. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ दिखती थी, जहाँ पे जोग्राफिकल एरिया लिमिटेड रहता था और पॉपुलेशन भी कम रहता था. लाइक जोग्राफिकल एरिया लाइक छोटा सा कोई कंट्री हो या फिर पॉपुलेशन एकदम कम हो, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है. दिस मेड इट feasible for all those individuals who had the right to conduct the affair of such unit to do so. अब इस वजह से क्या हो गया, इंडिविजुअल को क्या हो गया, एकदम आसान हो गया कि बाबा सारे काम अपने अच्छे से करो, क्योंकि छोटा सा यूनिट है, छोटा सा पॉपुलेशन है. बट मॉडर्न टाइम्स द एरिया एंड द पॉपुलेशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिट हैड इंक्रीज. बट आज क्या हो गया है, बहुत सा पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया है, एरिया भी इंक्रीज हो गया है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल टू गवर्न देमसेल्फ. तो आज लोगों को खुद का खुद गवर्नमेंट चालू करना, चलाना पॉसिबल है क्या? अच्छा, अगर छोटा सा टेरिटरी है, हाँ, कम लोग हैं, तो खुद का खुद गवर्नमेंट चला सकते हैं, खुद का खुद गवर्न कर सकते हैं. बट जहाँ पे आज इतना टेरिटरी बढ़ चुका है, इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है, उन सब में आज गवर्नमेंट अकेला खुद का खुद गवर्नमेंट चलाना पॉसिबल है नहीं. इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इसके लिए अपन ने क्या शुरू किया, वी लेड टू एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. दे आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल गवर्न देमसेल्फ थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. उसको अपन एक और नाम भी देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. क्यों रिप्रेजेंटेटिव बोला है, क्योंकि लोग खुद नहीं सब करते, दे सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड वो सारा काम करता है, एंड दैट मेंबर जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया है, ही रिप्रेजेंट देम एवरीथिंग. Their form of government is referred to as representative government since the representatives are ultimately responsible and accountable to the people. अब ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं. क्यों रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम क्या रहता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, that is the divine right of king. Representative democracies have their origin in medieval Europe. अब इसका ओरिजिन कहाँ था, मिडाइवल यूरोप में था. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हैव देयर ओरिजिन इन द यूरोप. यूरोप में इसका ओरिजिन हुआ. स्कॉलर्स हैव नोटिस्ड दैट सिमिलर सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट इन एंशिएंट इंडिया. अभी स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, ऐसा कोई सिस्टम पहले इंडिया में नहीं था. लाइक रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम वगैरह है ना, पहले इंडिया में कुछ नहीं था. इट वॉज ओनली इन द यूरोप टिल द मिडाइवल पीरियड.
मोनार्चीज एग्जिस्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी मिडाइवल पीरियड तक क्या था, मोनार्ची थी हर जगह। मोनार्ची हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर whom they ruled। अब मोनार्ची को क्या था, सब पावर पूरी मोनार्ची के पास थी जहाँ जहाँ पे उन्होंने रूल किया। इन सम केसेस दे वर रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। अब कुछ कुछ जगह पे जो मोनार्च थे ना, दे वर रिप्रेजेंटेड एज अ गॉड ऑन द अर्थ। उनको लाइक एक भगवान का दर्जा दिया था, लाइक ऑन दिस अर्थ दे आर लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मतलब भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना अच्छा, इतना बड़ा दर्जा दिया था मोनार्च को। दिस मोनार्च क्लेम्ड दे और their ancestor had been given the right to rule by God, a doctrine known as the divine right of king। अच्छा, जो मोनार्च है, what they said कि their ancestor had been given the right to rule by God। उनके ancestors को God ने दिया था परमिशन कि तुम रूल करो बोल के, और दिस इज नोन एज डिवाइन राइट ऑफ किंग। सपोज नाउ ए इज द फादर एंड बी क्या है, बी उनका बेटा है। तो ए फादर मरने के बाद मोनार्च कौन बने, ए इज़ द मोनार्च एंड ए इज़ राइट नाउ ए इज़ द मोनार्च एंड ही इज़ द किंग एंड ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। उसका बेटा है बी। सपोज ए को कुछ भी होता है तो ऑटोमेटिकली बी मोनार्च बनेगा। क्यों बी क्यों मोनार्च बनेगा, वो बोलते हैं कि बाबा हमारे एंसेस्टर्स को ये राइट टू रूल बाय गॉड दिया है, वो वरदान दिया है, तो इट इज़ नोन एज द divine king right of king, that is known as the divine right of the king। However, as time went by, this monarch realized that ruling the representative country was becoming more expensive and hence desired to raise more money for their subject in the form of taxes। फिर क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम गया ये मोनार्च को रियलाइज़ हो गया कि बाबा अभी अपना कंट्री रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। सो व्हाट दे स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस। क्या हो गया, टैक्सेस कलेक्ट किया तो क्या हो गया, उनके ख़जाने में थोड़ा पैसा आने लग गया और तभी वो अपना कंट्री को रूल अच्छे से कर पाएंगे। सो दे केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ टैक्स, और अलग अलग फॉर्म ऑफ टैक्स भी आ गए। द पेमेंट ऑफ टैक्सेस वुड हैव बिकम ईजियर इफ़ द पीपल एग्री टू डू सो। अब पेमेंट ऑफ टैक्स बिकम अगर ईजी कब हो जाएगा, अगर लोग खुद को खुद टैक्स अपने आप से ईमानदारी से भरने लगे। इट वॉज ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल टू गैदर ऑल द पीपल टुगेदर टू सीक द अप्रूवल एज वेल एज द होल्डिंग ऑफ सेपरेट मीटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी लोगों को टैक्स भरना है नहीं भरना है, ये कैसे पता चलेगा किंग को, मैं राजा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रजा को टैक्स भरना है नहीं भरना है, क्यों भरना चाहिए उन्होंने टैक्स, ये सब उनको समझना भी तो चाहिए। तो अब क्या होगा, अभी इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, लाइक मैं राजा हर जगह जाके मैं थोड़ी बोल सकती हूँ, हर गांव में जाके मैंने बोलना चाहिए कि बाबा यू पे द टैक्स, टैक्स भरोगे तो आपको ऐसा बेनिफिट मिलेगा, राइट। अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो लाइक राजा को कितना नुकसान होता है, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द कंट्री एंड ऑल। ये जब लोगों को समझेगा तभी वो टैक्स पे करेंगे, बट लोगों को समझाएगा कौन? और लोगों को टैक्स भरने की इच्छा है या नहीं, कितना टैक्स भरना चाहिए, ये भी तो जब समझना चाहिए। क्या इसके लिए राजा हर एक गांव में जाके हर एक को समझाएगा, हर एक के साथ अलग अलग मीटिंग करेगा? इज़ इट पॉसिबल टू डू सो? नहीं। हेंस मैनी मोनार्च डिसाइडेड टू convene meeting or gathering at their capital city of individual who were to be separated elected by the people from various part of the representative countries। इसलिए फिर बहुत से मोनार्च ने क्या किया, अपन मीटिंग लेते हैं, अपना जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे अपन मीटिंग लेते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव लोगों को बोलते हैं कि आप एक इलेक्ट करो, आपके इसमें से कोई पीपल जो रिप्रेजेंट करेगा कंट्री आपकी पूरी। So the concept of representation came here. The proposal for taxation were to be approved in such meeting। और ये मीटिंग में क्या किया उन्होंने, ये प्रपोजल ऑफ टैक्स जो था वो भी मीटिंग में अप्रूव करके लिया। Such gathering came to be known as representative। अच्छा, ये जो लोगों को इकट्ठा करते अपनी कैपिटल सिटी में, राइट, उनको टैक्स क्यों भरना चाहिए सब बोलना, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उनसे सिलेक्ट करवाना, ये सारा क्या है,
दिस इज़ नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज। ये जो गैदरिंग जो हो रहे हैं उनको अपन बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज। One of the oldest such representative assembly is the House of Commons of the United Kingdom. See, एक the oldest ऐसा oldest representative assembly कौन सा है? The House of Commons of the United Kingdom. ये सबसे पुराना हाउस है. Now, representative assemblies. Soon these representative assemblies started asking for a share in the decision making process. अच्छा, अब रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज तो बन गई सिटीज़ में, हर छोटे छोटे एरियाज़ में रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज बननी चालू हो गई. नाउ दे स्टार्टेड फॉर आस्किंग सम पावर सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना था. दिस वॉज अपोज बाय द मोनार्च. मोनार्च ने क्या किया? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज में वगैरह कुछ नहीं होगा, ऐसा ये मोनार्च ने अपोज कर दिया. This struggle between the two in many cases lead to internal conflict. अच्छा, ये रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज और मोनार्च के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, जो इनफैक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था लाइक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी ये रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज को भी हक दो कुछ दो. तो मोनार्च वर नॉट रेडी फॉर दैट. इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, इस वजह से क्या हो गया? दिस लेड टू एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. The best instance of such conflict are the English Civil War of the 1640s and the French Revolution of 1789. इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ये कॉन्फ्लिक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या दिया है उन्होंने? इट इज़ द इंग्लिश सिविल वॉर विच वॉज ऑफ द 1640 एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789. The first marks the journey of the United Kingdom towards becoming a constitutional monarch, while a second led to France finally becoming a republic in the 17th century. और जो फर्स्ट जर्नी है, the first marks the journey of the United Kingdom towards becoming a constitutional monarchy. अभी एक था जर्नी ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन से मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की ओर था, एंड सेकेंड वॉज द फ्रांस फाइनली बिकमिंग रिपब्लिक इन द 19th century. Most such conflict ended with the defeat of the monarchies. ये सारे कॉन्फ्लिक्ट कब ख़त्म हुए? जब मोनार्चीज डिफीट हुए. The representative assemblies soon entirely took over the affairs of the country. ये जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज हैं, इन्होंने दोनों पूरे कंट्री का अफेयर उनके हाथ में ले लिया. The member of such assembly came to be described as political representative. अच्छा, जो ये मेंबर्स थे जो रिप्रेजेंट करते थे उनको अपन ने नाम दे दिया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव. सो द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सिंस दे कलेक्टेड dealt with the activity of the government and what they did came to be referred as a political representative. अब वो जो भी काम करते थे वो उनके काम को अपन ने नाम दे दिया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव. बट what exactly is meant by political representative? अब political representative क्यों नाम दे दिया उनको? It means that those who have been elected, the representative should articulate and advocate the demand and concern of and safeguard the interest of those who have elected them, the represented. अभी क्या हो गया यहाँ पे? It means जो भी इलेक्ट किया है, जो भी इलेक्ट होके आया है उसको अपन बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव. उसका क्या है? वो पूरा ध्यान रखना चाहिए. जो भी डिमांड है, कंसर्न है, लोगों के इंटरेस्ट है, इन सब का ध्यान रखना चाहिए. और इसलिए वो जिसने उसको रिप्रेजेंट किया है उन सब का उसने ध्यान रखना चाहिए. द टास्क ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज परफॉर्म इन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज मेंशन अबव. अब ये जो टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये कहाँ पे आपको करना है? आपको किधर रिप्रेजेंट करना है? आपका जो भी एरिया वो किधर रिप्रेजेंट करना है? इट इज़ फॉर्म्ड इन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज में करना है. इन मॉडर्न टाइम्स द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन started to spread from Europe to other parts of the world from the 19th century onwards.
अभी जो आइडिया आया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का, ये सबसे पहले यूरोप में आया था, राइट। सो यूरोप से क्या हुआ, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, फ्रॉम द 19th century onwards. Many European countries had by then established colonies in Asia and Africa. 19th century तक क्या हो गया था, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनके कॉलोनीज बना लिए थे एशिया एंड अफ्रीका में. This was also the period when many European countries have started becoming democratic. ये पीरियड तभी था जब बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ को भी डेमोक्रेसी मिल गई थी. This development influenced the people of Asia and Africa, who now started demanding a greater share in the decision making of their representative countries. अभी ये वक्त तभी था जब बहुत से एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज they started asking for more decision making process of their representative countries. लाइक इंडिया हमारा कंट्री है ना, तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में जो भी डिसीजन लेना है वी विल टेक. सारे आई नो ब्रिटिशर्स का 19th century में ब्रिटिशर्स वगैरह सब थे, बट स्टिल वी वर डिमांडिंग कि बाबा अभी इंडिया हमारा कंट्री है और हमारा कंट्री रिप्रेजेंट करना है, तो हमको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो. इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री वेयर सच डिमांड वेर मेड. और ये सबसे पहले डिमांड किसने की थी, इंडिया ने की थी. नाउ विल फिनिश दिस इंडिया दिस मच पोर्शन. इन द बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट ऑफ द 1857 द ब्रिटिश डिसाइडेड दैट इंडियंस शुड बी एसोसिएटेड विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया. अब जब इंडिया ने डिमांड कर दी कि बाबा हमको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेना, तो हमारा कंट्री है, तो 1857 में क्या हुआ, ब्रिटिश डिसाइडेड कि बाबा इंडिया को भी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे. हेंस इन 1861 a few Indians were appointed to both the legislative council at the all Indian level and at the provincial level. तो फिर 1861 में क्या हो गया, कुछ इंडियंस को उन्होंने अपॉइंट किया एट द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एट द प्रोविजनल लेवल. दिस इंडियंस वर नॉट इलेक्टेड बाय नॉमिनेटेड. ये इंडियंस को क्या किया था, दे वर नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड. मतलब डायरेक्ट इलेक्ट, लाइक मैं इंडियन हूँ, मैंने वोट दे के इसको नहीं जिताया है, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, लाइक ब्रिटिशर्स ने उनको नॉमिनेट किया है. दे वर सिलेक्टेड बाय द ब्रिटिश एंड द पीपल ऑफ द कंट्री हैड नो चॉइस इन दिस मैटर. देखो ब्रिटिशर्स सिलेक्ट करते थे, ये जो कुछ मेंबर्स उन्होंने लिए थे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविजनल्स लेवल में, ये ब्रिटिशर्स ने लिए थे, उनको सिलेक्ट करके लिए थे. तो वी इंडियन हैड नो चॉइस, बट अगर ब्रिटिश ले रही है उनको तो चुपचाप एक्सेप्ट करना, इसके लिए अपने पास कोई चॉइस नहीं था. बट येट दे वर रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव्स, बट स्टिल उनको दे वर कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव. Soon demands were made that the people of India should have to stay in electing those who were to represent them. फिर अपन ने डिमांड चालू कर दी, जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिसको भी आप रिप्रेजेंटेटिव बोल के ले रहे हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको हम सिलेक्ट करेंगे. लाइक वी इंडियन विल सिलेक्ट आवर मेंबर हु विल रिप्रेजेंट इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. दिस डिमांड वर स्लोली बट श्योरली फुलफिल्ड. ये डिमांड क्या थी, बहुत स्लोली थी, बट एक ना एक दिन फुलफिल हो गई. एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन दिस प्रोसेस वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. एक इम्पॉर्टेंट स्टेज था इन द प्रोसेस वॉज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 पास हुआ. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली प्रीडोमिनेंटली कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वर एस्टेब्लिश एट द प्रोविजनल लेवल. अभी जो प्रोविजनल लेवल है वहाँ पे क्या हो गया, मेंबर्स इलेक्ट होंगे, राइट. असेंबली है, जो भी प्रोविजनल लेवल पे जो भी मेंबर्स होंगे वो वी इंडियंस विल इलेक्ट देम बाय प्रॉपर इलेक्शन होगा. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गया प्रोविंसेस में. द प्रोसेस in a sense came to an end in the period between 1950 and 52. अब जो प्रोसेस है
ये सब कब ख़त्म हुआ? इट एंडेड in the period of 1950 and 52 में. In 1950, India became a democratic republic with a proper parliamentary system. Right? See, we celebrate 26 January as a Republic Day. और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ था? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1951 में. 1950 में फॉर्म हुआ था अपना पार्लियामेंट, अपना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था. एंड इन दैट वी हैव अडॉप्टेड द parliamentary system of government. The first general election were held throughout the country to the Indian Parliament and the state legislation. और फिर पहला इलेक्शन कब हुआ था? से 1950 में अपना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था एंड वी डिसाइडेड कि बाबा विल बी यूजिंग दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम. एंड 51 में 1951 एंड 1952 में अपना फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था पूरे कंट्री में एंड दैट इलेक्शन वॉज फॉर द इंडियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये इलेक्शन हुए थे. सो वी वाइंड अप टुडेज लेक्चर हियर. नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वी विल बी लुकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.